आज मैंने लूसेंट का जो मेन पॉइंट है उसको मैंने लाया है। और ये मेरा लूसेंट का जो मेन पॉइंट्स है उसका पहला वीडियो है। और आगे भी मेरा इस प्रकार का लूसेंट का ही और जारी रहेगा सिलसिलेवार ढंग से। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और मेरा जितना सारा वीडियो आए ये इस प्रकार का, तो इसको अवश्य देखिए और इसमें आपको हर जगह आपको फ़ायदा मिलेगा। मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख तो लेते हैं आप लोग, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी जो भी अपने जो निकट संबंधी है उनके बीच में शेयर कर लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं काम की तरफ। तो पहला उससे जो लूसेंट का जो पहला पॉइंट है वो है आपको कि महाकाव्यों एवं पुराणों में भारतवर्ष या भरतों का देश का उल्लेख है। तो ये प्रश्न इससे बनता है कि भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ है। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि महाकाव्यों एवं पुराणों में भारतवर्ष का उल्लेख है। इससे जुड़ा हुआ एक अन्य प्रश्न है कि भारतवर्ष में जो भरत नाम से जो भारतवर्ष पड़ा है वो भरत क्या है। तो भरत है, ये भरत एक कबीला का नाम था, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अगला जो उससे लूसेंट का जो पॉइंट बनता है वो भारत को जम्बू द्वीप या जामुन के वृक्षों का द्वीप कहा जाता है। मतलब ये प्रश्न आता है कि जम्बू द्वीप किस देश का नाम है या भारत को अन्य और किस नाम से जाना जाता है। तो एक नाम आपको जम्बू द्वीप और नाम है आर्यावर्त, इस प्रकार का हिंदुस्तान, ये उसमें से एक और नाम है ये आपको ये जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप किस देश का नाम है तो भारत का नाम है। और जम्बू का मतलब क्या होता है, ये होता है जामुनों का वृक्ष। जामुन कैसा होता है, बिल्कुल काला होता है जामुन। आप लोगों ने जामुन का वृक्ष देखा होगा, उनके उसके फल को देखा होगा, वो काला होता है और स्वादिष्ट होता है, एक मौसमी फल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो प्राचीन ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। जो ईरान के लोग थे, ईरान को फारस कहा जाता है, वो फारसी लोग जो थे वो सिंधु को हिंदू कहते थे। मतलब उनके उच्चार सौ को ह बोलते थे और जो सिंधु नदी है वो सौ को ह बोलते थे और ये हिंदू हो गया। और यही चीज़ आगे चल कर के जो मध्यकाल में इसी के नाम पर, हिंदू के नाम पर ही पूरे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये इंडिया कैसे आया, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो यूनानी सिंधु को इंडे कहते थे, यूनान के लोग सिंधु को इंडे कहते थे। तो बाद में अंग्रेज़ों ने उसका नाम इंडिया कर दिया और अरबी लोग इसे हिंद कहते थे। अगला जो पॉइंट है लूसेंट का वो है मध्यकाल में इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो हिंदुस्तान का नाम किस काल में पड़ा तो वो मध्यकाल में, जो मध्यकाल का इतिहास है उसमें हिंदुस्तान का नाम का उल्लेख मिलता है। अगला हम लोग चलते हैं कि जो भारत है, भारत का बंटवारा दो भाग में किया जाता है। जैसे उत्तर के भाग को उत्तरी भारत, दक्षिण के भाग को दक्षिणी भारत कहा जाता है। तो आखिर कौन सी वो लाइन है जो कि उसके उत्तर में उत्तरी भाग है और दक्षिण में दक्षिणी भाग है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी इस देश को दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को उत्तर भारत और दक्षिणी भाग को दक्षिण भारत कहा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत की जनसंख्या का निर्माण 5 प्रमुख नस्लों से हुआ है। तो प्रश्न आता है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण किन नस्लों से नहीं हुआ है। तो उसमें आपको ये सारा 5 आपको याद करना पड़ेगा। और आप नहीं वाले में अगर आपको ये याद हो जाएगा तो ये आपको
ऑप्शन चुनने में सहूलियत होगी। तो इसको पहला है प्रोटोस्टेलाइड। तो आपको ये बड़ा प्रोटोस्टेलाइड याद नहीं होगा, इसको अलग अलग कर लीजिए। प्रोटोस्टेलाइड, प्रोटोस्टेलाइड। अगला है पेलियो मेडिटेरेनियन। अब तो बड़ा लंबा नाम हो गया, तो इसको शॉर्ट में ले लीजिए, पेलियो मेडिटेरेनियन। छोटा छोटा कर लीजिए, इसको छोटा छोटा कर लीजिए तो याद करने में आपको सुविधा होगी। अगला ले लेते हैं काकेसाइड। एक बार में पढ़िएगा काकेसाइड तो दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। इसको फिर उसी तरह से काकेसाइड, काकेसाइड हैं, काका शायद ही आता है, काकेसाइड। और प्रोटोस्टेलाइड, प्रोटोस्टेलाइड, प्रोटो को स्टे कर दिया, रोक दिया लाइड ने, प्रोटो को स्टे कर दिया, रोक लिया लाइड ने। इसी प्रकार से हम लोग अगले की तरफ बढ़ते हैं, निग्रोएड। निग्रो जो होता है, हम लोग जानते हैं कि नाइजीरिया वगैरह अफ्रीका में अफ्रीकी लोग ज़्यादातर इसी से निग्रो हम लोग सुनते रहते हैं, निग्रो है। तो उसमें ये हमारा देश भी इसी निग्रोएड नस्ल से बना हुआ है। अगला मंगोलायड। हम लोग सुनते रहते हैं कि मंगोल जो थे हमारे देश पर आक्रमण किए थे, तो ये मंगोलायड, ये इधर की बात है, ये जो हमारी जनसंख्या बने याद करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मंगोलायड ये एक नस्ल है, जो नस्ल है, जो आदमी का नस्ल है, ये मंगोलायड है। और ये जो 5 है, इसी 5 नस्ल से भारत की आबादी जनसंख्या बनी हुई है। अगला है कि भारत की जो जनसंख्या है उसको इतिहास को जो 3 भागों में बांटा गया है। जैसे आपको क्या है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये 3 भाग में जो बांटा है, क्यों कि इतिहास को पढ़ने में सुविधा हो। तो इस बंटवारे को हम आप नहीं बांटे हैं, इसको कोई मेरे बाप दादा भी नहीं बांटा है। तो किसने बांटा है? ये बांटा है आपको क्रिस्टोफ सेलेरियस। कौन बांटा है? क्रिस्टोफ सेलेरियस। वो जर्मन के थे, एक जर्मन के इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलेरियस। उसी ने ये इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन? प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया, और आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। अगले तरफ हम बढ़ते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को मुख्यतः 4 स्रोतों से जाना जाता है। अब है, ये तो बांट दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अब उसको प्राचीन काल के भारत को हम कैसे जानते हैं? जानने का आखिर क्या साधन है? कुछ तो होगा कि उसके बारे में हम लोग जानकारी मिलेगी। तो उसको जानने के लिए पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ, जो धर्म से संबंधित जो ग्रंथ होता है वो हो गया। ऐतिहासिक ग्रंथ जो लिखित में कुछ है, उस समय जो प्राचीन काल में कुछ लोगों ने जो लिखा हुआ है वो उस टाइप का। और विदेशी जो प्राचीन काल से हमारे देश में आ रहे हैं, उसका जो विवरण है वो छोड़ करके अपने देश ले गए, तो वहाँ वो भी एक भारत को जानने का, एक प्राचीन काल के भारत को जानने का एक साक्ष्य है। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो उत्खनन बार बार होता रहता है और उसमें मकान, हड्डी, ये सब जो मिलता रहता है, और वो भी एक साक्ष्य है हमारे प्राचीन काल के भारत को। अगला जो है कि भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कौन सा है? ये प्रश्नों में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है कि भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये है आपका वेद। इसका संकलन किसने किया था? तो वेद जानते हैं कि हम लोग
कई ऋषियों ने मिल करके किया है। एक काल की बात नहीं है, एक व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि कई काल खंड में जो है वेद की रचना हुई है। लेकिन सबसे पहले जो उसका सभी वेद का जो भी महर्षि लोग जितने भी लिखे, उसका संकलन कौन किया? तो उसका संकलन किया था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या है नाम? तो बड़ा तगड़ा नाम है। कृष्ण, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये उनका जो था ये वेद का संकलन करता है। अगला हम लोग जानते हैं कि वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। और हम कहाँ से ले रहे हैं? आपको ध्यान होना चाहिए, लुसेंट्स का ही है। वह एक एक पॉइंट आप देख रहे होंगे, एक एक पॉइंट है जो कि महत्वपूर्ण है। और सारे पॉइंट को नहीं लिया गया है, उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको लिया गया है। आप अगर पहली बार उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा मेन पॉइंट है, कौन सा नहीं है। तो इसी पर्पज़ से मैंने, कुछ लड़के ने कहा था कि सर हमको तो सारा का सारा इम्पोर्टेंट ही लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मेन पॉइंट बना करके आप लोगों के समक्ष वो रखा जाए ताकि आप लोगों को सुविधा होगी। तो वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। हाँ, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद कौन आया? यजुर्वेद आया। यजुर्वेद के बाद कौन आया? सामवेद आया। सामवेद के बाद कौन आया? अथर्ववेद। ये प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद अगर आता है तो वो आपको ऋग्वेद आता है। और सबसे बाद में अभी चर्चा की है, बाद में चर्चा करने का मतलब ये हुआ कि सबसे बाद में कौन आया? तो वो अथर्ववेद। अभी हम लोगों ने देखा कि अथर्ववेद को हमने बाद में चर्चा किया, इसलिए अथर्ववेद को बाद के सबसे अंतिम वेद जो होता है ये। अब इन वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे वेदों को संहिता भी कहा जाता है। अब आगे हम लोग निकलते हैं, ऋग्वेद की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद के बारे में कुछ चर्चा कर लें हम लोग, महत्वपूर्ण बातों को। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। और उसमें कितने हैं? 10, इसमें और 10 10 28, 1028 सूक्त हैं। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। जैसे यजमान जैसे होता है मंत्र पढ़ने वाला, जैसे हम लोग तो पढ़ नहीं पाते हैं, कोई पढ़ने वाला होता है, तो उसी तरह से ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्री। होत्री होत्री कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ये प्रश्न बनता है, आपने प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखा भी होगा कि गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो गायत्री मंत्र ये कहाँ लिखा हुआ है? आपको ऋग्वेद में। अब ये पूछता है कि ऋग्वेद के अंदर चलते हैं हम लोग, तो ऋग्वेद में पूछेगा गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इससे संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता। और सूर्य देवता कौन थे? सावित्री। क्लियर? सूर्य देवता गायत्री मंत्र, सूर्य देवता कौन थे? सावित्री। इसी को, या सावित्री कौन थी? सावित्री कौन थे? सूर्य देवता थे। इसी को समर्पित है कौन? गायत्री मंत्र। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा बनता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख। आपने प्रश्नों में देखा होगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नों में देखा होगा कि सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है।
और जो सोम क्या, सोम देवता, सोमरस, मतलब सोमरस आप देखिए आजकल भी सुने होंगे, सोमरस पीने से नशा आता है, हैं। तो ये सोम जो है, यही सोमरस का ये सोम देवता जो थे, किस मंडल में है ऋग्वेद के, 9वें मंडल में। क्लियर। आगे अगला पॉइंट है लुसेंट का कि चार वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। अब ये है कि जो हमारा जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था हम लोग जानते हैं, तो इसका प्रश्न आता है कि प्राचीन उल्लेख वर्ण व्यवस्था का कहाँ मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऋग्वेद। अब ये पूछेगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 10वें मंडल में, अंतिम मंडल में। कितने मंडल हैं, 10। ऋग्वेद के कितने मंडल हैं, 10, और ये कह रहा है 10वें मंडल में ही है।